नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास की जंग की चिंगारी अब दूसरे मुल्कों में फैल गई है। यह आग इजराइल के बॉर्डर से निकलकर सीरिया और इराक तक पहुंच गई है। आज इस जंग में अमेरिका, ईरान और सीरिया भी इन्वॉल्व हो गए। अमेरिकी फोर्सेज ने भी हमले करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने आज सुबह सूरज निकलने से पहले सीरिया और इराक में कई मिसाइल फायर की। अमेरिका का दावा है कि इराक और सीरिया में उसके बेस पर पिछले कुछ दिनों में हमले हुए हैं, इसलिए आज अमेरिका ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, उन्हें बर्बाद कर दिया। इसी दौरान एक रॉकेट इजिप्ट में गिरा। इससे इजिप्ट नाराज है। इजराइल दावा कर रहा है कि यह रॉकेट हमास का है जो मिसफायर हुआ, लेकिन हमास का दावा है कि इजराइल ने इजिप्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजिप्ट ने कहा कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा, जवाब देगा। ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर गाजा पर बमबारी तुरंत नहीं रोकी गई तो अब इजरायली फोर्सेस को ईरानी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब इजराइल और हमास की जंग में ईरान, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट के साथ साथ अमेरिकी फौज भी एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल ने कल रात के अंधेरे में गाजा में ग्राउंड अटैक शुरू किया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, जो आशंका अमेरिका बार बार जाहिर कर रहा था। रात में इजराइल की फौज टैंकों के साथ गाजा में घुसी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इजरायली टैंक्स वापस लौटने को मजबूर हो गए, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल पर काउंटर अटैक हुआ। हमास के काउंटर अटैक से इजरायली फौज भी चौंक गई और उसने वापस लौटने में भलाई समझी। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हमास के बड़े कमांडर्स को मार गिराया और उसके कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। इजराइल जो दावे कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अभी जंग किस तरफ बढ़ रही है? क्या ये वॉर अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और दुनिया पर, खासकर हमारे देश पर, भारत पर इसका क्या असर होगा? इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका की एंट्री क्यों और कैसे हुई। अमेरिका ने मिसाइल्स को सीरिया में फायर क्यों किया और इसका इजराइल और हमास की जंग से क्या रिलेशन है? आज सुबह अमेरिका ने सीरिया और इराक के बॉर्डर पर 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, हवाई हमले किए। अमेरिका के 2 F-16 फाइटर जेट्स ने सीरिया और इराक की सीमा पर अबू कमाल नाम के ठिकाने पर प्रिसिजन बॉम्बिंग की, मतलब सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें दागी। इन हमलों में ईरान की सेना के इलीट रिपब्लिकन गार्ड्स के ठिकाने नष्ट हो गए। अमेरिका ने एक बयान में बताया कि 17 अक्टूबर के बाद से सीरिया और इराक में उसके सैनिक अड्डों पर लगातार हमले किए गए। इसमें अमेरिका के 21 सैनिक घायल हो गए थे। उसी का बदला लेने के लिए अमेरिकी विमानों ने यह बमबारी की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बयान में बताया कि 17 अक्टूबर से अब तक उसके ठिकानों पर 12 से ज्यादा हमले किए गए। अमेरिका का कहना है कि हमले ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के आदेश पर सीरिया इराक बॉर्डर पर रिपब्लिकन गार्ड्स के हथियारों के डिपो पर बमबारी की गई। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है। हालांकि ईरान के नेता लगातार अमेरिका से गाजा पर बमबारी रुकवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया था कि अमेरिका इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर कहीं पर भी अमेरिकी बेस को निशाना बना गया तो वो पलटवार जरूर करेगा। इसके बाद अमेरिका ने अपने 900 सैनिक सीरिया और इराक में अपने फौजी अड्डों पर भेजे थे। आज सुबह अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग शुरू की। अमेरिकी हमले का रिएक्शन ईरान में दिखाई दिया। अब ईरान भी इजराइल और हमास की जंग में कूदने के लिए तैयार है। ईरान की ग्राउंड फोर्स ने आज मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, तैयारियां शुरू कर दी। 2 दिन की वॉर एक्सरसाइज के जरिए ईरान अब अपनी फौजी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस एक्सरसाइज की वीडियो भी ईरान की फौज ने जारी की।
इस युद्ध अभ्यास में ईरान की इलीट इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स कोर के जवान भी शामिल हैं। ईरान की एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है। इस वॉर एक्सरसाइज की कमान संभाल रहे ईरानी फौज के कमांडर ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि अगर इजराइल की फौज गाजा में घुसी तो जमीन उन्हें खा जाएगी। अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो इजरायली यहूदियों के सिर कुचल दिए जाएंगे। इजरायली बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि वे जमीन पर चलेंगे तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा का ड्रैगन उन्हें खा जाएगा। मूसा के अजगर को वहां फर्श पर फेंक दिया गया है। यदि वे गाजा में कदम रखेंगे तो उन्हें वहीं दफनाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं। उन्हें लगता है कि वे अपराध करके हार की भरपाई कर सकते हैं। असल में अमेरिका और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, इजराइल और यूएई जैसे देश जो अमेरिका के साथ हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिलिशिया ग्रुप बना रखे हैं। ये आतंकवादी ग्रुप्स यमन से लेकर सीरिया और लेबनान में भी एक्टिव हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से ये मिलिशिया ग्रुप मैदान में आ गए हैं। इन्हें ईरान पूरी मदद कर रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन्हीं ग्रुप्स ने अमेरिकी बेस पर हमले किए, जिससे इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। अब ईरान खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को खुली धमकी दी। कहा कि गाजा और पूरा वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट उनका अपना इलाका है और किसी ने वहां घुसने की हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। इजराइल गाजा में घुसने की कोशिश न करे, वरना उसे ईरानी फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और कई यूरोपीय देश 3 हफ्तों से भी कम वक्त के भीतर फिलिस्तीन के गाजा में वेस्ट बैंक में इजराइल के हाथों 7,000 बेगुनाहों की हत्या कराते और देखते रहे हैं। वो इजराइल को पैसे और हथियार दे रहे हैं। हम अमेरिका से कह रहे हैं कि वो शांति और सुरक्षा के लिए काम करें, जंग के लिए और आम लोगों, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ काम ना करें। आज यहाँ न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र में मैं अमेरिकी नेताओं से साफ साफ कह रहा हूँ कि वो फिलिस्तीन में नरसंहार करा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम यही चाहते हैं कि युद्ध का दायरा बढ़े, लेकिन अगर गाजा में नरसंहार जारी रहता है तो वो भी इसकी आग की लपटों से नहीं बच सकेंगे। ये हमारा घर है, पश्चिमी एशिया हमारा इलाका है। हम किसी भी पक्ष से समझौता नहीं करते और जब बात हमारे घर की हिफाजत की आती है तो हम कोई भी कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। गाजा में नरसंहार फौरन बंद होना चाहिए। लोगों को जबरदस्ती उनके घर से बाहर निकालने का यह सिलसिला फौरन बंद होना चाहिए। मुश्किल यह कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन पर भी बहुत प्रेशर है। इसीलिए अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज करके नेतन्याहू ने आज देर रात इजराइल डिफेंस फोर्स की गाजा में ग्राउंड अटैक की परमिशन दे दी थी। इजराइल के टैंक्स तो कई दिनों से सरहद पर तैयार खड़े थे। आधी रात के बाद इजरायली फौज ने गाजा में एंट्री की। इजरायली टैंक गोले दागते हुए तेजी से गाजा सिटी की तरफ बढ़े। दावा किया गया कि समुद्र और जमीन के रास्ते उत्तरी गाजा में आज भी देर रात सर्जिकल स्ट्राइक की गई और कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजरायल सेना ने गाजा के जिस जबालिया कैंप पर अटैक किया, वहां पर हमास की तरफ से इजरायली सेना पर काउंटर अटैक किया गया। जब इजरायली फोर्सेज ने यह स्ट्राइक की, उस वक्त हमारे संवाददाता अमित पालित और कैमरा पर्सन जहान शर्मा जबालिया कैंप के बेहद करीब मौजूद थे। अमित पालित ने बताया कि इजरायली टैंक्स पर हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए गए। कुछ इजरायली टैंक्स को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद इजरायली फोर्स को कुछ ही घंटे बाद अपने कदम वापस अपने बॉर्डर में खींचने पड़े। हालांकि ग्राउंड अटैक के वक्त इजरायली एयरफोर्स ने अपनी आर्मी को कवर दिया, लगातार एयर स्ट्राइक्स की। इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया कि कल रात उसने हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें हमास के 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर्स मारे गए। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला के मारे जाने का दावा किया गया है। नॉर्थ गाजा से इजराइल पर दागे जाने वाले रॉकेट्स की कमांड अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने
आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। इजराइल ने कहा कि एयर स्ट्राइक हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्च करने वाले स्टेशन और गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज शाम से इजराइल के टैंक एक बार फिर से गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इजरायली सेना के ये टैंक पिछले कई दिनों से गाजा और इजराइल की सीमा पर खड़े हुए थे, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज शाम को इन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया गया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच आज एक रॉकेट रेड सी के किनारे बसे इजिप्ट के ताबा कस्बे में गिरा। यह इलाका गाजा के करीब है। एक ब्यूटी सैलून पर गिरे इस रॉकेट की वजह से 6 लोग घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि यह रॉकेट हमास की तरफ से दागा गया, जो टारगेट मिस कर गया और इजराइल के बजाय इजिप्ट के कस्बे में गिरा। इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि रॉकेट को रोकने के लिए फाइटर प्लेन भेजे गए थे, लेकिन यह रॉकेट इजिप्ट की सीमा में चला गया और अब इजराइल और इजिप्ट मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। आज सुबह लाल सागर के इलाके में हवा से एक खतरे की चेतावनी दी गई। हमने इस खतरे से निपटने के लिए अपने लड़ाकू जहाज भेजे थे। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हमारी जानकारी के हिसाब से मिस्र में जो रॉकेट गिरा वो इसी खतरे का नतीजा था। इजराइल, मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रहा है और हम लाल सागर के आसपास से पैदा हो रहे खतरों से निपटने की सुरक्षा और मजबूत करेंगे। इजरायली फौज पिछले 21 दिन से लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन हमास के हमलों में भी अभी कमी नहीं आई है। अभी भी हमास की तरफ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। कल रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमलों के सायरन बजे। कई इलाकों में रॉकेट का मलबा गिरा। हालांकि इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने गाजा स्ट्रिप से दागे गए ज्यादातर रॉकेट्स को नाकाम कर दिया, लेकिन हमास के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। हमास इजराइल के खिलाफ नए नए मोर्चे खोलने की कोशिश करता रहता है। लेबनान में हमास के एक लीडर ने सभी अरब देशों से अपील की है कि वो इजराइल पर हमला बोल दें। हमास ने कहा कि किसी भी अरब देश में इजराइल का झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। लेबनान में हमास को शिया मिलिशिया और हिजबुल्लाह से सपोर्ट पहले से ही मिलता रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में इजराइल भी कई बार लेबनान पर बमबारी कर चुका है। अब हमास के नेता इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ उत्तर में लेबनान बॉर्डर पर भी एक नया मोर्चा खुल सकता है। हमारी सोच और हमारा नजरिया यही है कि सारे मोर्चे खोल दिए जाएं। हम चाहते हैं कि इस अवैध कब्जे के खिलाफ सब लोग लड़ाई लड़ें। हम चाहते हैं कि सारी सरहदें सारे लोगों के लिए खोल दी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि गाजा के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको निशाना बनाकर हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इस इलाके के हर मुसलमान और अरब का फर्ज है कि वो हमारे लोगों की मदद करें। हम इस अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेबनान का मोर्चा, जॉर्डन की सीमा, अरब देशों के पूरे मोर्चे पर सब जगह हमला हो और हम अरबों और मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो हर जगह से इजराइल के राजदूत को बाहर निकालने के लिए कुछ करें। हम किसी भी अरब देश की राजधानी में इजराइल का झंडा नहीं देखना चाहते, किसी भी अरब देश में नहीं। हालांकि इजराइल भी समझता है कि एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ टकराव नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल का मेन टारगेट हमास को खत्म करना है। हम दक्षिण की तरफ हमास से जंग लड़ रहे हैं। हम उत्तर की तरफ भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हम उनके साथ जंग को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल की स्थापना के बाद के 75 सालों में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। अब अगले 75 वर्षों में क्या होगा वो बहुत हद तक इस युद्ध के नतीजों पर निर्भर करेगा। हम इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई और चारा है नहीं। हमारे और उनके बीच मुकाबला है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमास ने अभी भी इजराइल के 229 लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। हमास का दावा है कि इजरायली हमलों में 50 इजरायली हॉस्टेजेस की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल पर फिलहाल हमास की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स
जारी हैं। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि बीती रात उसने 250 से ज्यादा हमले करके गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को, मिसाइल लॉन्च करने के अड्डों को और हथियार वाले डिपोज को तबाह कर दिया। आज दिन भर गाजा पट्टी में धमाके की आवाजें आती रही, धुआं उठता रहा। अब तक गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी के अलावा इजराइल के फाइटर जेट्स वेस्ट बैंक पर भी लगातार बम बरसा रहे हैं। वेस्ट बैंक का इलाका भी फिलिस्तीन के अंदर आता है। वेस्ट बैंक पर हमास के विरोधी संगठन पीएलओ की सरकार है, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके ऊपर वेस्ट बैंक से हमले किए गए हैं, इसलिए वो जवाबी बमबारी कर रहा है। इजराइल की बॉम्बिंग में वेस्ट बैंक को पानी की सप्लाई करने वाली एक बड़ी पाइपलाइन खत्म हो गई। इजराइल की बमबारी में गाजा पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। अब तक गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां इस समय 6 लाख से ज्यादा लोग यूनाइटेड नेशंस के शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा में फ्यूल के ट्रक्स को आने की परमिशन नहीं दी तो लाखों लोग प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पीने के पानी बनाने वाले प्लांट्स बंद हो चुके हैं। Fuel which is desperately needed to run backup generators remains banned by जनरेटर चलाने के लिए ईंधन की सख्त जरूरत है, मगर अभी उसको गाजा पट्टी में लाने पर पाबंदी लगी हुई है। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNWRA का लगभग सारा रिजर्व ईंधन खत्म हो गया है और मजबूरी में हमें अपने अभियान में कटौती करनी पड़ी है। वादी गाजा के दक्षिण में पानी की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है। यूनिसेफ और UNWRA ने थोड़ा सा ईंधन अपने रिजर्व से निकालकर वहां पहुंचाया था, जिससे पानी की सप्लाई की जा सकी। हालांकि हमारे ठिकानों पर मौजूद ईंधन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ पाइप से पीने की पानी की सप्लाई भी रुक जाएगी। गाजा में करीब 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें से 6,29,000 लोग हमारे 150 शेल्टर होम में पनाह लिए हुए हैं। अपने ही इलाके में बेघर हुए लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि यूएन के शेल्टर होम में क्षमता से लगभग 3 गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास के मामले पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तो पहले ही बढ़ चुकी थी। अब 2 तरह की सोच वाले मुल्कों के बीच टकराव दिखाई देने लगा है, जो चिंता की बात है। जहां तक इजराइल का सवाल है, उसे दुनिया के एक बड़े हिस्से का सपोर्ट है। इजराइल का हमास की बर्बरता से अपने लोगों को बचाने का संकल्प है और उसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमास ने जो 229 लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है उन्हें छोड़े। लेकिन इसके बाद भी इजराइल इस बात को कोई गारंटी देना नहीं चाहता कि वो हमास पर हमले रोक देगा। दूसरी तरफ पूरी दुनिया को चिंता है, यूनाइटेड नेशंस की परेशानी है, गाजा में रहने वाले आम लोगों की। गाजा में रहने वाले लोगों के पास खाने पीने की भारी कमी है, दवाएं मिल नहीं रही हैं, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना बिजली, और जो मदद पहुंच रही है वो ना के बराबर है। आप सोचिए कि गाजा में इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले करीब 500 ट्रक रोज सप्लाई लेकर जाते थे। अब पिछले 3 हफ्ते में खाने पीने का सामान और दवाइयां लेकर सिर्फ 76 ट्रकों को जाने की परमिशन मिली। इंसानियत के लिहाज से यह बहुत कम है। इजराइल ने गाजा को दी जाने वाली पावर की सप्लाई कम कर दी है, फ्यूल की सप्लाई रोक दी है, और यह सप्लाई इसलिए रोकी गई कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल पर इस बात के लिए प्रेशर बन रहा है कि वो जरूरत का सामान जाने की परमिशन दे। गाजा में रहने वाले लोगों को खाना पीना और दवाई के साथ साथ पार की सप्लाई भी मिले, लेकिन अभी तक इस बारे में इजराइल ने कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिया है। अब रुख करते हैं देश की खबरों का। आज ईडी ने राशन घोटाले के केस में ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को 21 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत में काफी गर्मी आ गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार विरोधियों को बदनाम करने के लिए झूठे केसेस में फंसा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि अभी तो सिर्फ ज्योति प्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी हुई है,
लेकिन इस घोटाले की आंच ममता बनर्जी तक पहुंची। हालांकि इस मामले में जो बातें सामने आई हैं वो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली है। ज्योति प्रिया मल्लिक ममता के करीबी हैं, हावड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं, ममता की सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। अब सवाल है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर का पीडीएस स्कैम से क्या लेना देना। तो इसका जवाब यह मिला कि ज्योति प्रिया मल्लिक ममता की सरकार में 2011 से 2021 तक फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे। इल्जाम यह है कि उनके मंत्री रहते हुए पीडीएस स्कैम हुआ। जो राशन गरीबों के लिए था उसे खुले बाजार में सप्लाई कर दिया गया। हजारों करोड़ रुपए का घपला हुआ। इसी सिलसिले में कल ईडी ने ज्योति प्रिया मल्लिक के घर और ठिकानों पर रेड की। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद आज उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो ज्योति प्रिया मल्लिक की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनके करीबी कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बकीबुर रहमान से ही मल्लिक के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिली, जिसके आधार पर आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि आज गिरफ्तारी के बाद ज्योति प्रिया मल्लिक ने कहा कि वो बीजेपी की साजिश का शिकार हुए हैं। बीजेपी के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गভীর ষড়যন্ত্রের শিকার গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। ज्योति प्रिया मल्लिक की जांच में जो जानकारी मिली है, जो दस्तावेज सामने आए हैं, वो उन्हें मुसीबत में डालने वाले हैं। क्योंकि ईडी को बकीबुर रहमान के घर पर रेड के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनसे घोटाले के तार ज्योति प्रिया मल्लिक से जोड़ना के लिए पॉसिबल था, काफी था। जांच में ईडी को बकीबुर रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहर लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले। बकीबुर रहमान छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन 2012 में जैसे ही वो ज्योति प्रिया मल्लिक के संपर्क में आया, कुछ ही वर्षों में उसने कई 100 करोड़ की दौलत जुटा ली। उसने अपनी 2 राइस मिल्स खोल ली। उसके कोलकाता और बेंगलुरु में होटल्स हैं, कई रिजॉर्ट और कई बार का भी वो मालिक है। इतने कम वक्त में बकीबुर रहमान ने इतनी प्रॉपर्टी कैसे जुटाई, इसकी भी जांच की जा रही है। इल्जाम यह है कि बकीबुर रहमान ज्योति प्रिया मल्लिक का फ्रंट है। ज्योति प्रिया मल्लिक बकीबुर रहमान के जरिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे। ईडी को इस बात के सबूत मिले कि ज्योति प्रिया मल्लिक ने बकीबुर रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। आरोप यह है कि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रहते हुए ज्योति प्रिया मल्लिक के मंत्रालय में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां कोरोना के काल में हुई। राशन की खरीद और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। बकीबुर रहमान के अलावा इस घोटाले में ज्योति प्रिया मल्लिक के साथियों के तौर पर कालिदास साहा और महेंद्र अग्रवाल का नाम भी आया है। ईडी के पास इस बात की भी जानकारी है कि कुछ शेल कंपनीज में ज्योति प्रिया मल्लिक की वाइफ मोनादीपा मल्लिका के शेयर हैं। इन कंपनियों में ज्योति प्रिया मल्लिक का पैसा लगा है। ईडी ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो जानकारी मिली कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब ज्योति प्रिया मल्लिक की बेटी प्रियदर्शी मल्लिक के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 3,36,67,493 रुपए एक बार में ही जमा हो गए। प्रियदर्शी मल्लिक ने कहा कि यह रकम उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से मिली, ये उनकी कमाई है, जबकि उस दौरान उनकी सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए थी सालाना। उसी वक्त ज्योति प्रिया मल्लिक की वाइफ मोनादीपा मल्लिका के अकाउंट में भी करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए जमा किए गए। यह रकम अदर सोर्सेस से आई हुई इनकम के तौर पर दिखाई गई। जब उस दौरान वो कोई बिजनेस नहीं करते थे, अब इन सारे मामलों में ज्योति प्रिया मल्लिक को जवाब देने पड़ेंगे। ज्योति प्रिया मल्लिक को 6 नवंबर तक ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी ने इस मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला शुरू किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि राशन घोटाले में अब ईडी को ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को ज्योति प्रिया के कारनामों के बारे में सब पता था, इसीलिए उन्होंने 2021 में
ज्योतिप्रिय का विभाग बदल दिया, जिससे मल्लिक पीडीएस घोटाले की जांच से बच सके। हैरानी की बात यह है कि ज्योतिप्रिय मल्लिक को भले ही ममता ने फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री नहीं दी, लेकिन उन्हें वेस्ट बंगाल एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। ये कॉरपोरेशन फसलों की खरीद करता है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ए सुबैया को इस कॉरपोरेशन का एमडी बना दिया, जबकि ए सुबैया पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ 8 करोड़ की रिश्वत के मामले में चार्जशीट फाइल की थी। इसकी वजह से ए सुबैया का प्रमोशन नहीं हो पाया था और उनकी पेंशन रोक दी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब ममता को बताना चाहिए कि उन्होंने एक टेंटेड अफसर को रिटायरमेंट के बाद बंगाल में इतने बड़े पद पर क्यों बिठाया। बंगाल में बीजेपी के एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि राशन घोटाला हो या फिर टीचर भर्ती घोटाला, इन सब में मंत्री तो भोरे हैं, असली काम ममता बनर्जी का है, इसलिए जांच ममता के रोल की भी होनी चाहिए। आज इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है, ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हुआ है। ये तो एक जन का, सिर्फ ज्योतिप्रिय मल्लिक का तो ये बस की बात नहीं है कि वो अकेले ये स्कैम किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मालूम नहीं था। तीन ठो एफआईआर हुआ था नदिया थाना में। वो एफआईआर का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? पुलिस उसको दब दिया क्यों? 75-25 का पैसा कालीघाट में पहुंच गया तो सारा कुछ दब दिया। ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम है। ज्योतिप्रिय मल्लिक को इंटरोगेशन करने से पहले ममता बनर्जी को इंटरोगेशन किया जाए। ममता बनर्जी को बोलिए जो करना है करिए, डर मत दिखाइए, थ्रेटन मत कीजिए। ममता बनर्जी आपका नाटक मत कीजिए। आपका सादा साड़ी और हवाई चप्पल का नाटक और नहीं चलेगा। आपका कुछ बोलना है, जाइए अदालत में। आपका भतीजा के लिए तो ये कोर्ट से वो अदालत अब दौड़ते रहते हैं रक्षा कवच के लिए। जाइए, अभी ज्योतिर्मय मल्लिक के लिए जाइए अदालत, एफआईआर करिए ईडी के अगेंस्ट में। वेट क्यों कर रहे? लेकिन आप लोग जो किए हैं बंगाल के गरीबों के साथ, इसका हिसाब बंगाल के लोग लेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अपने विरोधियों को सीबीआई और ईडी के जरिए परेशान करना मोदी सरकार की आदत बन गई है। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी समझ गई है कि जनता अब उनके साथ नहीं है, इसलिए अब वो सीबीआई और ईडी की मदद से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और गोवा में ऐसा हुआ, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तो एकदम टूट गई है। अब उनके हाथ में, हमने कहा कल भी कि केवल ये 2 अस्त्र हैं, सीबीआई और ईडी, और बार बार इसको ये वो लोग व्यवहार करते हैं। क्योंकि सर्वभारतीय क्षेत्र में भी हम लोग देखे हैं, जब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को टपकना था, माने उनको टपकाना था, या गोवा में भी टपकाना था जो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, तब भी पैसों के बदौलत और मान लीजिए सीबीआई ईडी का जो है धमक, ये दे के जो है शासक, भारतीय जनता पार्टी शासक जो है एक दल तैयार की है, गवर्नमेंट सरकार तैयार की है। तो बार बार वही प्रमाण कर रहे हैं कि अब भरोसा नहीं रहा पीपल मैंडेट के ऊपर। नोट करने वाली बात यह है कि कल ममता ने कहा था कि ज्योतिप्रिय मल्लिक की सेहत खराब रहती है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो ईडी के अफसरों के खिलाफ केस करेंगी। और आज जब ज्योतिप्रिय मल्लिक को कोर्ट में पेश किया गया तो वो कोर्ट रूम में फेंट हो गए, चक्कर खाकर गिर गए। जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है तो ज्योतिप्रिय मल्लिक का यह कहना कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना बीजेपी की साजिश है, एक्सपेक्टेड है, या फिर शशि पांजा का कहना कि बीजेपी सीबीआई और ईडी की मदद से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, यह भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। लेकिन ज्योतिप्रिय मल्लिक के केस में बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स ईडी ने दी हैं, अगर वो सच है, अगर उसके सबूत हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसका असर दूर तक होगा। लेकिन तो भी मैं एक बात कहूंगा कि जांच पूरी होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता इस मामले में ममता बनर्जी को दोषी ठहराने में लगे हैं। मुझे लगता है कि सीधे सीधे ममता पर इल्जाम लगाने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।
ईडी को लेकर घमासान राजस्थान में भी छिड़ा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस के राज्य इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड्स और वैभव गहलोत को ईडी का समन मिलने से अशोक गहलोत बेहद नाराज हैं। आज अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया कि देश में जितने ज्यादा आवारा कुत्ते नहीं हैं, उससे ज्यादा ईडी के अफसर घूम रहे हैं। असल में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा आए तो थे राजस्थान असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस की गारंटीज का ऐलान करने, लेकिन गहलोत ने गारंटीज की बात बाद में की, पहले ईडी के रेड्स पर गुस्सा निकाला। अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का हवाला दिया, कहा कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहे कि ईडी कुत्तों की तरह उनके पीछे पड़ी है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी का पॉलिटिकल टूल बन गई हैं और यह लोकतंत्र के लिए घातक है। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है कि आज जिस देश के हम नागरिक हैं, 70 साल तक इस कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं देश को एक अखंड रखा है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना अफसोस से क्यों किया गया होगा? साल भर से वहाँ मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहाँ पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊँ आपके बारे में, एक नागरिक भी हूँ, मुख्यमंत्री हूँ चुनावा। बताऊँ मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत की बात को आगे बढ़ाया। डोटासरा ने कहा कि ईडी की रेड्स बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके घर पर रेड मारने आई ईडी ने उनसे एक भी सवाल नहीं किया। फोन के अलावा ईडी कुछ भी अपने साथ नहीं ले गई। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक घोटाले के केस में उनके घर रेड हुई, लेकिन ये मामला पुराना है, तब ईडी ने छापे क्यों नहीं डाले थे। डोटासरा ने कहा कि ये सब उनको चुनाव में नुकसान पहुंचाने के इरादे से बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अगर ईडी में हिम्मत है तो उस सामान और दस्तावेजों की लिस्ट जारी करे जो उसने उनके घर से बरामद किए। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, मेरे एक फोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं। ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में उनको क्या मिला। निश्चित रूप से ये बात अगर वो बताएंगे तो समझ में आएगी। मेरे खिलाफ सुभाष जी महरिया, जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब के अभिन्न मित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो आज 2 महीने से ये बात कह रहे हैं, उनके वीडियोज आपके पास में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि चुनाव को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ना भूल जाएगा। मैं उन सुभाष जी को, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को और बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर जेल में भी डाल दो, गोविंद डोटासरा की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के साथ में है, जेल से भी जीत के आऊंगा। डोटासरा ने बीजेपी के इशारे पर एक्शन की बात की।
गहलोत ने राजनीतिक बदले के आरोप लगाए, ईडी के अफसरों की तुलना आवारा कुत्तों से कर दी, तो बीजेपी की तरफ से भी तुरंत उसी भाषा में जवाब दिया गया। राजस्थान बीजेपी के नेता कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने लोगों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। अब ईडी जांच कर रही है तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? भारत सरकार का कमिटमेंट है कि हम न्याय करने के लिए देश के अंदर आए हैं सत्ता में। कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ होगा, उन युवाओं को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसलिए जब ईडी की कार्रवाई हुई तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने, चाहे आरपीसी के अंदर हो, चाहे उन्होंने पेपर लीक करके जिनको जिस तरह से उन्होंने लाभ देने का काम किया, और इनके मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, इनके विधायक दिन जिस तरह से लूट मचाए हुए थे, अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से खुले सांड छोड़ रखे हैं, इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर खुले सांड, जिससे मैं कह सकता हूं, इस राजस्थान में तो ऐसे हालात हैं कि कहते हैं कि अगर किसी का काम करवाने के लिए जाता है तो कहते हैं बेटा सो जा, वहां पर काम करवाना है तो करवा, वरना यहां पर कांग्रेस ही आ जाएगा। चुनाव का वक्त है, इसलिए दोनों तरफ से इसी तरह की बातें कही जाएंगी, हर बात को मुद्दा बनाया जाएगा। ईडी की रेड्स को बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की मुहिम का सबूत बताएगी और कांग्रेस के नेता इसे विरोधियों को बदनाम करने की साजिश। जब भी कहीं ईडी की रेड होती है तो इसी तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से सुनने को मिलती है, लेकिन इसमें मुश्किल जांच एजेंसियों की होती है, उनके अफसरों की होती है, गालियां उन्हें दी जाती हैं और वो सरकारी नौकरी के अनुशासन के कारण अपनी सफाई भी नहीं दे सकते। जहां तक डोटासरा के चैलेंज का सवाल है तो उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, उन घर से क्या बरामद हुआ, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, ये सारी बातें ईडी को अदालत में रखनी पड़ेंगी और उस वक्त तक डोटासरा को इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, यहां लड़ाई झगड़े का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो गया, अब कैंपेन पर जोर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री मध्य प्रदेश में थे। हालांकि नरेंद्र मोदी का दौरा चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं था। मोदी ने आज चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। राम भद्राचार्य के 3 ग्रंथों का विमोचन किया। इसी कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया। कहा मोदी ने वो सारे काम कर दिखाए जिनके होने की पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी। इसके बाद राम भद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर बन गया है, अब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे अभिन्न मित्र। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। स्वामी रामभद्राचार्य बहुत विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो दृष्टिहीन हैं, देख नहीं सकते हैं। इसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से वेदों की, पुराणों की व्याख्या की है वो अद्भुत है।
राम भद्राचार्य ने वो सारी बातें आज कह दी जो आमतौर पर मोदी रैलियों में कहते हैं, लेकिन मोदी ने आज कोई राजनीतिक बात नहीं कही। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के केस में कोर्ट में गवाही दी थी। कोर्ट को बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दोहा शतक में राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने का आंखों देखा वर्णन किया है और इसे कोर्ट ने बड़ा सबूत माना। इसका जिक्र करके मोदी ने राम मंदिर की बात की। मोदी ने कहा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाएंगे। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। सभी संतगण आजादी के 75 वर्ष से आजादी के 100 वर्ष के सबसे अहम कालखंड को, यानी 25 साल, देश जो अब उसे अमृतकाल के रूप में देख रहा है। इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा, बहुत प्रतिष्ठित संत हैं, बड़े राम भक्त हैं। सिर्फ 2 महीने की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद भी राम भद्राचार्य ने 5 साल की उम्र में भगवत गीता और रामायण को कंठस्थ कर लिया। उन्हें वेद पुराण भी कंठस्थ हैं। वो 22 भाषाएं समझते हैं। उन्होंने 3000 पुस्तकें लिखी हैं, वेदों की ऋचाओं की व्याख्या की है। राम भद्राचार्य संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। 1 मिनट में 60 श्लोकों की रचना कर देते हैं। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हॉस्पिटल बनाए हैं, नेत्रहीन बच्चों को यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई करवाते हैं, समाज सेवा के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जीवन भर राम मंदिर के लिए लड़ते रहे। इसीलिए राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। हालांकि आज मोदी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, लेकिन चुनाव का मौका है, इसलिए आज की इस रैली को भी, इस सभा को भी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा। लालू यादव का एक बयान उनको भारी पड़ सकता है। लालू ने कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी और अहमद पटेल को फोन करके उनसे बात की और अखिलेश प्रसाद सिंह को सांसद बनवा दिया। असल में लालू यादव कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के समारोह में गए थे। आयोजन कांग्रेस ने किया था। इसी दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की तारीफ करते करते लालू यादव ने मान लिया कि उन्होंने जेल में रहते हुए सोनिया गांधी से फोन पर बात की थी। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, यो जान लीजिए। हम रांची जेल में थे, आई मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने। कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया
कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा का। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ना कंटिन्यू कर रहे हैं। इस मामले की अच्छी बात तो यह है कि लालू यादव अब स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, वो अपने पुराने रंग में आ गए हैं। उनका बोलने का यही अंदाज है कि उनके किस्से सुनकर लोगों को बहुत मज़ा आता है। ये स्टाइल लालू यादव की आइडेंटिटी है, वो एक ब्रांड बन गए हैं। लेकिन लालू जी ने जेल से फ़ोन करने की बात कहकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही कोर्ट में उनकी बेल को चैलेंज किया हुआ है। पॉलिटिकली बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया है। आज एक हैरान करने वाली खबर उत्तराखंड से आई। सीबीआई ने हॉस्पिटल में एडमिट उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेज दिया। हरीश रावत का 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स ने उन्हें 20 दिन आराम की सलाह दी है। आज उनसे मिलने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री अस्पताल से निकले और सीबीआई की टीम वहां पहुंच गई। हरीश रावत ने हॉस्पिटल से ट्वीट करके सीबीआई के समन की जानकारी दी। हरीश रावत को जिस मामले में सीबीआई ने तलब किया है वो 2016 का है, पुराना मामला है। तब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और उन पर आरोप है कि सरकार बचाने के लिए उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त की। 2019 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था। इसी मामले में सीबीआई ने हरीश रावत को वॉइस सैंपल लेने के लिए बुलाया है। सीबीआई ने हरीश रावत को 6 नवंबर का समन दिया है, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए अब नई तारीख तय की जाएगी। हरीश रावत की बात सही है कि सीबीआई ने उनको हॉस्पिटल जाकर समन दिया। अगर 2-4 दिन रुक जाते, उनके ठीक होने का इंतजार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। कई बार अति उत्साह में अफसर ऐसे काम कर देते हैं जिसका ब्लेम पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। नितिन गडकरी को अब आप फिल्मी पर्दे पर देख सकते हैं। गडकरी की जिंदगी पर बनी मराठी बायोपिक गडकरी आज महाराष्ट्र के थिएटर्स में रिलीज हो गई। इस फिल्म में गडकरी की पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी को दिखाया गया है। फिल्म में गडकरी का किरदार राहुल चोपड़ा ने निभाया है। गडकरी की वाइफ कंचन गडकरी की भूमिका ऐश्वर्या डोरले ने निभाई है। नितिन गडकरी को भारत के हाईवे मैन के नाम से जाना जाता है। देश में सड़कों का जाल बिछाने में उनकी बड़ी भूमिका है। इससे पहले भी नेताओं पर बायोपिक बन चुकी है। नरेंद्र मोदी, जयललिता, बाला साहब ठाकरे पर बनी बायोपिक खूब चर्चा में रही हैं। नितिन गडकरी की गिनती मोदी सरकार के उन मंत्रियों में होती है जिनके काम की खूब तारीफ होती है और उम्मीद है कि उनके जीवन पर बनी ये फिल्म भी थिएटर में कमाल दिखाएगी। मैंने नितिन गडकरी पर बनी ये फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन लगता है इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नितिन जी की लाइफ ऐसी है और उनकी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं, मुझे लगता है एक फिल्म में उन्हें कैप्चर करना काफी मुश्किल काम रहा होगा। नितिन गडकरी को लोग सबसे ज्यादा उन सड़कों की वजह से जानते हैं जिनका लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कमाल की सड़कें हैं। सड़कों के माध्यम से शहरों की दूरी कम करने पर नितिन गडकरी धारा प्रवाह बोलते हैं। सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो खेती का हो, एनवायरनमेंट का हो, नए जमाने की कारों का हो, पेट्रोल की बचत का हो। उनके आइडियाज इन सब विषयों पर कमाल के हैं। जब वो आपकी अदालत में आए तो उनकी जिंदगी के ये सारे रंग उभर कर आए, ये सारे आइडियाज सुनने को मिले। कल रात 10 बजे आपसे मेरी जब मुलाकात होगी तो नितिन गडकरी मेरे साथ होंगे आपकी अदालत में।